तो अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार तो हो गया 11 जुलाई और 1301 को। हमीरदेव चौहान लड़ते लड़ते रणखेत हुए। अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ था और बैठे बैठे इसका ध्यान गया एक व्यक्ति के ऊपर जो युद्ध के मैदान में घायल पड़ा था और तड़प रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा, बोले ये तो वही है मोहम्मद शाह। बोले कौन मोहम्मद शाह? बोले वो मंगोल है ना जिन्होंने अपने खिलाफ विद्रोह कर दिया था और जालौर की सीमा में वहां से अपनी जान बचाकर भागकर आ गया था और हमीरदेव चौहान ने शरण दे दी थी। बोले तो घायल है और तड़प रहा है तो अपने सैनिकों को भेजा। बोले एक काम करो भाई। बोले क्या? वो देखो तड़पता हुआ दिख रहा है कि एक आदमी? बोले हाँ। बोले उसको पकड़ के लाओ मेरे पास में। इस मोहम्मद शाह को पकड़ के लाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, बोले देख वैसे तो तूने विद्रोह किया था और लूट के माल के बंटवारे को लेकर तू कुछ हिस्सा लेके चला भी गया था और हमीरदेव चौहान ने अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा के लिए और भी कई कारण थे, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा भी थी, इसके अलावा और भी कई रीजन थे कि भाई तेरे को नहीं सौंपा तेरे प्राणों की रक्षा की, एक काम कर मैं तेरा इलाज करवा दूं, तेरे को बिल्कुल ठीक करा दूं, तेरे सारे घाव भी भरवा दूंगा। अगर तू ठीक हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए तो तेरा मेरे प्रति व्यवहार कैसा रहेगा? बोले सबसे पहले तो तेरी हत्या करूंगा और उसके बाद हमीरदेव चौहान के किसी वंशज को यहां की गद्दी पर बैठाऊंगा, रणथंभौर की गद्दी पर, और जिंदगी भर उसकी सेवा करूंगा। बोले ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, बोले हाथियों के पैरों तले कुचलवा दो भाई इसको। तो एक तो इसको हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया मोहम्मद शाह को। ये नाम जरूर ध्यान रखना, मोहम्मद शाह, कैब्रू, इसके अलावा वैचर, तीचर, ये वो मंगोल सैनिक थे जो विद्रोह करके आ गए थे। हमीरदेव चौहान ने अपने यहां पर शरण दे दी थी। फिर दो व्यक्ति और आपके दिमाग में आ रहे होंगे, कौन? रणमल और रतिपाल। भाई वो हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब युद्ध किया था तो युद्ध लड़ने से पहले हमीरदेव चौहान के दो आदमी थे, एक तो रणमल और एक रतिपाल, और मैंने आपको बताया था कि दोनों को अलग अलग बुलाया। पहले रणमल को बुलाया अपने कैंप में, बोले भेजो उसको। बोले आपको रणथंभौर का राजा बना देंगे। बोले क्या बात कर रहे हो आप? आपको रणथंभौर का राजा बना देंगे और आप हमारा साथ दो। ये मिलके गया कैंप से और जब बाहर आया तो साथ वाले रतिपाल ने पूछा, बोले क्या बात हुई? बोले कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही छोटी मोटी बात थी। बोले ठीक है। फिर अलाउद्दीन ने कहा, बोले अब इसको रतिपाल को भेजो मेरे पास। ये रतिपाल भी मिलने के लिए गया। बोले आप रणथंभौर के राजा। बोले क्या बात कर रहे हो आप? बोले क्या करना होगा मेरे को? बोले हमारा साथ दो, हमीरदेव चौहान को पराजित करने में हमारी हेल्प करो, दुर्ग के किसी हिस्से से सैनिकों की संख्या कम कर दो। बोले ठीक साहब, पूरी तरह आपके साथ। बोले जिस दिन हम जीत जाएंगे उस दिन रणथंभौर का राजा आपको बना देंगे। बोले ओके। ये रतिपाल भी बाहर आया। रणमल ने पूछा, बोले क्या बात हुई, क्या हुआ? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई छोटी मोटी बात थी। तो ध्यान आ गया। तो अब जब अलाउद्दीन खिलजी जीत गया तो रणमल भी सपने देख रहा होगा, बोले अब रणथंभौर का राजा मेरे को बनाया जाएगा, रतिपाल भी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों को बुलाया अब एक साथ। बोले आओ आओ महानुभाव आओ। बोले इन दोनों को भी मरवा दो। बोले क्यों? बोले जो आदमी अपने राजा के नहीं हुए वो मेरे क्या होंगे? तो इन रणमल और रतिपाल दोनों को भी मौत के घाट उतरवा दिया इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। वैसे देखो हमीरदेव चौहान ने यहां शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा के लिए तो खैर ये युद्ध किया, और भी कई रीजन थे जिसमें साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं भी थी। भाई ये मैंने बताया था आपको कि हमीरदेव चौहान ने कैसे पूरा अपना राज्य विस्तारित कर लिया था। ये पूरी यहां से शुरुआत की थी, रणथंभौर के एक छोटे से राज्य से, और उसके बाद ये बलबन जिसको कोटा बोलते हैं, इसके अलावा मालवा का क्षेत्र भोज परमार को पराजित किया, चित्तौड़ के समर सिंह को पराजित किया, वर्धनपुर जो कठियावाड़ में आता है वहां उस क्षेत्र को जीता, आबू के प्रताप सिंह को पराजित किया, भीमरस के जो अर्जुन थे उनको पराजित किया, और फिर चंपा, कंकरीला, पुष्कर होते हुए ये पूरे क्षेत्र पर अपना राज्य विस्तारित कर लिया था। तो हमीरदेव चौहान की भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं थी। अब अलाउद्दीन खिलजी को अगर इधर नीचे की तरफ बढ़ना है, मालवा या गुजरात की तरफ, तो बिना हमीरदेव चौहान को बाईपास किए हुए तो निकल ही नहीं सकता। और फिर जो राजा इतना बड़ा राज्य विस्तारित कर ले तो कल को दिल्ली पे जाके अलाउद्दीन खिलजी के भी लात मार सकता है वो शासक। तो ये भी था रीजन कि दोनों की अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं थी। फिर हमीरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के लिए चुनौती तो बने हुए थे, क्योंकि इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा आया था जलालुद्दीन खिलजी, वो दो बार आया था और रणथंभौर को नहीं जीत पाया था। तो फिर भी एक ये जो कारण है कि अपने शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा की, और अगर शरण में आए हुए इन व्यक्तियों को मोहम्मद शाह और कैबरू को अगर सौंप देते अलाउद्दीन खिलजी को, तो शायद हो सकता है कि ये युद्ध
टल सकता था भाई, हम तो केवल अनुमान लगा सकते हैं। इसी के संबंध में एक व्यक्ति हुए चंद्रशेखर, जो बूंदी के शासक थे, सूरजनहाड़ा, उनके टाइम के हैं चंद्रशेखर। इन्होंने 2 किताब लिखी है, एक तो सूरजनहाड़ा पर लिखी है सूरजन चरित, और एक हमीरदेव चौहान पर लिखी है हमीर हठ। क्योंकि हमीरदेव चौहान ने जो हठ पकड़ ली, जो जिद कर ली कि नहीं ये व्यक्ति मेरी शरण में आ गए, इनको सौंपूंगा तो मैं नहीं, तो इसके ऊपर कुछ बड़ी शानदार पंक्तियां लिखी हैं कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। सिंह सुवन मतलब जिस प्रकार सिंगणी एक बार बच्चे को जन्म देती है, सतपुरुष सच्चे जो पुरुष हैं वो जो वचन देते हैं उस वचन से फिरते नहीं है। सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, केले के जो वृक्ष, केले का जो पेड़ होता है उसमें एक ही बार फल आता है। और तिरिया तेल, तिरिया मतलब महिला, कि महिला को जैसे एक बार तेल लगता है, एक प्रथा होती है ना तेल लगाने का, मतलब विवाह से रिलेटेड, कि जिस प्रकार महिला का एक बार विवाह किया जाता है। अब हालांकि आजकल तो जैसे अब कोई अगर डेथ भी हो गई पति की तो विधवा पुनर्विवाह वगैरह हो जाता है, उस टाइम में ये बातें आम नहीं हुआ करती थी। तो इसीलिए तिरिया तेल का मतलब कि ये प्रथा है, और विवाह जिस प्रकार एक बार ही होता है, उसी प्रकार से ये जैसे सारी चीजें एक बार ही होती हैं, उसी प्रकार से हमीर ने एक बार जो हट कर लिया, जो ठान लिया, वो अपनी बात से फिरते नहीं है। खैर, अब कुछ इनके दरबारी वगैरह थे, वो और एक बार हम देख लेते हैं।